नमस्ते बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा है अल्कोहल फिनोल ईथर। इसमें इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके थे। अब हम देखते हैं नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर में दो तरह के नाम पे हम चर्चा करेंगे। एक तो है कॉमन नेम और दूसरा है IUPAC नेम। सबसे पहले हम अल्कोहल वाली कैटेगरी में देखते हैं। अल्कोहल वाली कैटेगरी में सबसे पहले हम जैसे ये कंपाउंड है, आप फेमिलियर हैं और लास्ट ईयर पढ़ा हुआ भी है आप लोगों ने। मिथाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम क्या है? मिथाइल अल्कोहल। IUPAC नेम, एक कार्बन है इसके अंदर और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। मिथेन का डेरिवेटिव है, यानी मिथेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके लिए सफिक्स लगता है ऑल। तो एक कार्बन है, रूट वर्ड होगा मीथ, तो मिथेन का डेरिवेटिव हुआ, नाम क्या हो जाएगा इसका? मिथेनॉल। इसी तरह से ये वाला जो कंपाउंड है, 3 कार्बन है इसके अंदर। पहले तो हम कॉमन नेम देखें। स्ट्रेट चेन है, तो प्रोपेन से बनी हुई है ये स्ट्रेट चेन, तो प्रोपाइल ग्रुप हो गया ये। लेकिन प्रोपाइल में भी दो प्रोपाइल होते हैं, एक तो एन प्रोपाइल होता है और दूसरा आइसो प्रोपाइल होता है। तो एन प्रोपाइल कौन सा होगा? जिसमें स्ट्रेट चेन होती है, ठीक है। तो ये एन प्रोपाइल अल्कोहल, IUPAC नेम इसका हो जाएगा प्रोपेन 1 ओल। रीज़न क्या है? क्योंकि कार्बन नंबर 1 ये वाला होगा जहाँ पर ये OH ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। फिर हम देखते हैं सेकंड, इसके बाद वाला थर्ड नंबर पे जो अल्कोहल है। ये बात माइंड में रखना कि इस तरह की चेन अगर कहीं दिखती है, ये जिसमें ये सेंटर वाला कार्बन और उसके साथ में 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इस ग्रुप को हम आइसो ग्रुप बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और IUPAC नेम की चर्चा करें हम, तो सेकंड नंबर के कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग रहा है और 3 कार्बन की चेन है, तो कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल, IUPAC नेम। इसी तरह से इसका कॉमन नेम हो जाएगा एन ब्यूटाइल अल्कोहल और IUPAC नेम ब्यूटेन 1 ओल। ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओल। यहाँ पर ये OH ग्रुप लगा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन OH ग्रुप लगा हुआ है। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल सेकेंडरी इसलिए होगा क्योंकि जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है वो 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। हमने क्लासिफिकेशन पहले पढ़ा था इस चीज़ के बारे में। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ओल, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये वाला जो कंपाउंड आप लोगों ने अभी देखा था, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल ब्यूटेन 2 ओल। अब ये वाला कंपाउंड देखिए, एक्चुअल में यहाँ पे ये और ये दोनों सेम बना दिए गए हैं, लेकिन होना क्या चाहिए? यहाँ पर आपको CH3 लगाना है, ये वाला। इन दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए और इसको यहाँ लगा दीजिए OH को, तो ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। अब आइसोब्यूटाइल अल्कोहल क्यों होगा उसका रीज़न समझना। मैंने आपको क्या बताया था, किस तरह का ग्रुप। आपको पहले तो यहाँ इमेजिन करना है कि यहाँ CH3 है, तो ये वाला जो CH है इसके साथ में 2 CH3 होने की वजह से इसको आइसो ग्रुप बोलेंगे, तो ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। और IUPAC नेम 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। ध्यान देना, इसमें यहाँ पर OH होगा, ठीक है, ये CH3 नहीं होगा, यहाँ पर OH होगा और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। तो कार्बन नंबर 1 ये वाला होगा जिस पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, तो ये 2 हो जाएगा और ये वाला 2 हो जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। अब ये लास्ट वाला देखिए, ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। रीज़न क्या है? इसमें जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पर 3 और कार्बन जुड़े हुए हैं, तो 3 डिग्री हो गया या टर्शरी हो गया। यहाँ शॉर्ट में लिखा है TERT, फुल फॉर्म इसकी होगी टर्शरी। और IUPAC नेम आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर 2 कार्बन की चेन है ना, इसके अंदर 3 कार्बन की चेन। अब वो 3 कार्बन की चेन चाहे आप ये वाली सेलेक्ट करो,
चाहे आप ये वाली सेलेक्ट करो, चाहे आप ये वाली सेलेक्ट करो, तो तीनों में से कोई सी भी कार्बन की चेन आप सेलेक्ट करो तो आपको पता लगेगा कि ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये सेकंड नंबर के कार्बन पर ही अटैच है और ये सेकंड नंबर वाला ही होगा। आप कहीं से भी शुरू करो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। यानी अगर आप मान लीजिए कि ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं तो कार्बन नंबर 2 पर ये मिथाइल ग्रुप आ गया और उसके बाद में प्रोपेन 2 ऑल ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक खास बात देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं चारों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा, यानी C4H9OH ही है इन सब का फॉर्मूला। आप चाहो तो काउंट करके और टैली करके देख सकते हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ CH3 और यहाँ पर OH आएगा, इस चीज़ को माइंड में रखना। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये चारों आइसोमर्स हैं आपस में, तो ये आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने पढ़ा है, the compounds possessing same molecular formula but different structural formula will be considered as isomers and this phenomenon is called isomerism। ठीक है। अब ये कंपाउंड देखिए, इस टेबल के अंदर प्रोपेन का डेरिवेटिव है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ में लग रहे हैं। मैंने आपको बताया था इसका नाम ग्लिसरॉल होगा, पहले ही बताया था। और IUPAC नेम प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल होगा। ठीक है। फिर अब साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक कंपाउंड में पहला जो आपको दिख रहा है हेक्सागोन वाली रिंग, ये साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस पे लग रहा है तो नाम इसका हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोल। उसके बाद सेकंड कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोल होगा। रीज़न क्या है इसके अंदर, क्योंकि ये साइक्लोपेंटेन का डेरिवेटिव है, आपको पता लग रहा है जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन को हम नंबर 1 देंगे। ठीक है। तो नंबर 2 ऑब्वियसली ये वाला कार्बन हो जाएगा, तो कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। फिर हम देखते हैं फिनोल का नोमेनक्लेचर। अब हम देखते हैं फिनोल और उसके डेरिवेटिव। देखिए ये पहला कंपाउंड आप फैमिलियर हैं, ये फिनोल है, तो इसके दोनों तरह के नाम फिनोल IUPAC भी बोल सकते हैं और कॉमन नेम भी बोल सकते हैं। अब इसी के जो डेरिवेटिव्स हैं वो आप आगे देख रहे हैं। इसमें ये जो फिनोल है, तो जिस कार्बन पर यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है उसके रेस्पेक्ट में उसके पास के जो दोनों कार्बन हैं, आपको पता है कि इनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो पोजीशन वाले, और ये वाले कौन से होंगे, ये मेटा पोजीशन वाले, और ये एक जो बचा हुआ है ये पैरा पोजीशन, जो नीचे की तरफ है ये पैरा पोजीशन वाला होगा। ठीक है। तो अगर मान लो मिथाइल ग्रुप इसके साथ में अटैच हो जाता है तो हम उसको क्रिसोल बोलेंगे। अब कौन सा क्रिसोल होगा वो डिपेंड करेगा उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जो कार्बन है उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या है। अगर CH3 यहाँ पे या फिर यहाँ पे लगता है तो उसको हम ऑर्थोक्रिसोल बोलेंगे, दोनों में से किसी भी एक जगह पे। तो अच्छा, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप लगा है तो 2 मिथाइल फिनोल, क्योंकि ये फिनोल का डेरिवेटिव है तो IUPAC नेम 2 मिथाइल फिनोल, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्रिसोल। इसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे या यहाँ पे दोनों में से किसी एक पोजीशन पे लगता है तो हम इसको मेटा क्रिसोल या शॉर्ट में एम क्रिसोल बोलेंगे, जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हो। हालांकि देखो ये OH ग्रुप यहाँ लगा है और मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा दो तो यही वाली स्ट्रक्चर बनेगी, दोनों सेम है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। केवल उसके रेस्पेक्ट में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिस कार्बन पर अटैच उसके रेस्पेक्ट में देखना है। फिर अगर मान लो यहाँ पर अटैच्ड होता है मिथाइल ग्रुप तो ये हो जाएगा पी क्रिसोल या पैरा क्रिसोल। IUPAC नेम ध्यान देना, अगर इस पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो हम उसको 3 मिथाइल फिनोल बोलेंगे, और अगर यहाँ अटैच्ड है तो 4 मिथाइल फिनोल हो जाएगा। अब हम देखते हैं बेंजीन रिंग पर अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हों तो क्या बनेगा।
अगर दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर हैं तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा कैटेकोल। अगर ये मेटा पोजीशन पे हैं तो इसको हम रिसोर्सिनोल बोलेंगे, और अगर ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे है तो हम इसको क्विनोल बोलेंगे। क्विनोल के साथ साथ में इसको हाइड्रोक्विनोन भी बोला जा सकता है। और IUPAC नेम बहुत सिंपल है, इसका बेंजीन 1,2 डाइओल होगा, क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 है तो ये 2 हो जाएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो इसके अंदर कि कार्बन नंबर 1 ये वाला भी हो सकता है और कार्बन नंबर 2 ये वाला भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। फिर सेकंड वाली स्ट्रक्चर देखिए, ये बेंजीन 1,3 डाइओल, तो कार्बन नंबर 1 ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, या इसका उल्टा भी हो सकता है। दोनों ही तरफ से आप देख लीजिए, दोनों सेम होंगे। इसी तरह से ये बेंजीन 1,4 डाइओल, ये इनके IUPAC नेम होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं ईथर्स। ईथर की नेमिंग के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर IUPAC नेम आप कंसिडर करते हो तो इनको हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव माना जाता है जिन पर कोई एल्कोक्सी ग्रुप अटैच्ड है, और अगर कॉमन नेम है तो उसमें ईथर वर्ड यूज़ किया जाएगा। आपको पता है कि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दो तरह के ईथर होते हैं, तो इसमें ये एग्जांपल्स हम देख लें। जैसे फर्स्ट वाला कंपाउंड आपको दिख रहा है, तो ये वाला डाई मिथाइल ईथर, कॉमन नेम इसका हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। और IUPAC नेम इसको मिथेन का डेरिवेटिव मानेंगे। तो आप ये इमेजिन कीजिए कि मिथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है OCH3 ग्रुप से, ठीक है। तो जो OCH3 है उसको बोला जाता है मिथोक्सी। और ये बात माइंड में रखना कि ईथर्स के लिए प्रीफिक्स ही यूज़ किया जाता है, इनके लिए सफिक्स यूज़ नहीं किया जाता है। आपको ये पता है कि जैसा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, तो उसके लिए सफिक्स ऑल इस्तेमाल करते हैं, और प्रीफिक्स कभी अगर इस्तेमाल करना पड़ गया तो हाइड्रोक्सी वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह से जैसे CHO ग्रुप है उसके लिए जो एल्डिहाइड है CHO एल्डिहाइड, इसका सफिक्स क्या होता है अल, लेकिन प्रीफिक्स भी यूज़ किया जा सकता है, या तो वो फॉर्माइल होता है या फिर ऑक्सो होता है, डिपेंड करता है। हम आगे जब ये चैप्टर आएगा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन ईथर्स में ये बात माइंड में रखना कि इसकी जो नेमिंग होती है IUPAC नेमिंग, उसमें सफिक्स नहीं लगता है। फिर हम देखते हैं, अच्छा ये सिमेट्रिकल ईथर है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका जो नाम होगा मिथोक्सी मिथेन, तो जो मिथोक्सी है वो प्रीफिक्स है, और मिथेन रूट वर्ड या पेरेंट कार्बन चेन जिसको हाइड्रोकार्बन मिथेन है उसका डेरिवेटिव माना है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा मिथोक्सी मिथेन IUPAC नेम। इसी तरह से आप ये वाला कंपाउंड देखिए, इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो नाम क्या हो जाएगा कॉमन नेम डाई इथाइल ईथर। और IUPAC नेम इथेन का डेरिवेटिव एज्यूम कीजिए जिस पर इथोक्सी ग्रुप अटैच्ड है, यानी इथेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है इथोक्सी ग्रुप से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथोक्सी इथेन, इथेन का डेरिवेटिव है। पर अगर ऐसा होता कि ये CH3O C2H5 होता तो इसका नाम क्या होता, इसका नाम मिथोक्सी इथेन होता, ना कि इथोक्सी मिथेन। रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा कार्बन वाली चेन है उसी को पेरेंट चेन के फॉर्म में कंसिडर किया जाएगा ऑब्वियसली। तो कम कार्बन वाला जो ग्रुप है CH3O उसको प्रीफिक्स के लिए यूज़ किया जाएगा मिथोक्सी, और उसके बाद में इथेन। फिर हम देखते हैं ये वाला कंपाउंड जो प्रोपेन का डेरिवेटिव माना जाएगा। अच्छा ये कॉमन नेम देखें तो ये तो मिथाइल ग्रुप हो गया, और ये वाला जो ग्रुप है ये एन प्रोपाइल वाला ग्रुप हो जाएगा CH2 CH2 CH3 वाला, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। लेकिन IUPAC नेम में आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि 3 कार्बन की जो चेन है उसको पेरेंट चेन के फॉर्म में कंसिडर करेंगे, और पहले कार्बन पर मिथोक्सी ग्रुप लग रहा है, इसलिए कार्बन नंबर 1 पर मिथोक्सी होने की वजह से 1 मिथोक्सी प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा।
अब ये वाला जो कंपाउंड है इसको एनिसोल भी बोला जाता है। C6H6 बेंजीन, उस पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है CH3O ग्रुप से, तो इसको हम मिथॉक्सी बेंजीन बोलेंगे। IUPAC नेम क्या होगा इसका? मिथॉक्सी बेंजीन। इसको हम मिथाइल फिनाइल ईथर कॉमन नेम भी बोल सकते हैं, और एनिसोल इसका एक नाम है कॉमन नेम। और जब सब इस पर डेरिवेटिव्स अटैच्ड हों या इसके जो डेरिवेटिव्स हैं कोई सब्स्टिट्यूएंट्स इसके साथ में हैं, तब भी हम एनिसोल वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह से देखिए, जैसा इसका नाम है बस ऐसा ही इसका भी नाम है। IUPAC नेम इथोक्सी बेंजीन होगा, क्योंकि ये इथाइल ग्रुप है। जो CH2 CH3 आपको दिख रहा है, ये इथाइल, इथाइल पर ऑक्सीजन अटैच होने से इथोक्सी बन गया, तो ये इथोक्सी बेंजीन हो गया। कॉमन नेम इसका फेनिटोल होगा, और एक नाम है इथाइल फिनाइल ईथर, दोनों ग्रुप इसके साथ में अटैच्ड हैं। अब हम नेमिंग में आगे बढ़ते हैं। ये वाला कंपाउंड आप देखिए, कंसिडर कीजिए, ये वाला कंपाउंड, इसके अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो जो मिथाइलिन ग्रुप है वो ब्रैकेट में लिया हुआ है, उसके बाहर 6 लिखा हुआ है, यानी 6 कार्बन की चेन तो ये और 1 कार्बन ये हो जाएगा ये वाला, तो टोटल 7 कार्बन है। तो हेप्टाइल ग्रुप हो गया, हेप्टेन से बना, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? हेप्टाइल फिनाइल ईथर, क्योंकि ये C6H5 है, ये फिनाइल ग्रुप हो गया। IUPAC नेम इसका होगा 1-फिनोक्सी हेप्टेन। ये जो 7 कार्बन की चेन है इसको पेरेंट चेन कंसिडर किया है, और उसमें कार्बन नंबर 1 पर फिनोक्सी ग्रुप अटैच्ड हो गया है। फिर नेक्स्ट वाला जो कंपाउंड है उस कंपाउंड को देखिए, उसके अंदर ये ध्यान देना प्रोपेन की चेन होगी, वो कंसिडर करेंगे। तो जो प्रोपेन की चेन है वो ये वाली होगी, ठीक है, 3 कार्बन वाली, और उसमें आप नंबरिंग कहीं से भी करो, ये कार्बन नंबर 1 हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन कार्बन नंबर 2 इसी को मिलेगा। तो कार्बन नंबर 2 पर मिथोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 2-मिथोक्सी प्रोपेन। और कॉमन नेम, ये एक तो मिथाइल ग्रुप हो गया ऑक्सीजन के एक साइड में, दूसरी साइड में आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया, तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ये इसका नाम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला जो कंपाउंड आप देख रहे हो, उस कंपाउंड के अंदर C6H5 और उसके साथ में आइसोपेंटाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो कॉमन नेम तो इसका हो जाएगा फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर, ये फिनाइल और ये आइसोपेंटाइल ईथर। लेकिन IUPAC नेम क्या होगा इसमें? इसमें ये वाली जो चेन है कार्बन की चेन, तो ये 4 कार्बन की है, जिसमें कार्बन नंबर 1, 2 और 3, ये वाला 3, इस 3 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इस मिथाइल की वजह से इसको बोलेंगे कार्बन नंबर 3 ये वाला है, तो 3 मिथाइल ब्यूटोक्सी बेंजीन। तो ये 3 कहाँ से आया? ये पोजीशन 3 इसकी, ये 3, फिर ये मिथाइल, उसके बाद में ये पूरा ब्यूट रूट वर्ड इसके लिए आएगा, और ऑक्सी इस ऑक्सीजन के लिए आएगा, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 3 मिथाइल ब्यूटोक्सी बेंजीन। फिर नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, इसके अंदर ध्यान दोगे तो 2 मिथोक्सी ग्रुप अटैच्ड हैं, और ये इथेन का डेरिवेटिव है। रीज़न क्या है? इसमें ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों ही मिथोक्सी ग्रुप है CH3O, और इसमें पेरेंट चेन जो होगी वो ये वाली होगी 2 कार्बन की, यानी इथेन का डेरिवेटिव इसको माना जाएगा। और कार्बन नंबर 1 ये वाला हो गया, तो ये 2 ये हो गया, उल्टा भी हो सकता है, 1 ये भी हो सकता है और 2 ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए, दोनों तरफ से ये सेम होगा। तो कार्बन नंबर 1 और 2 दोनों पर मिथोक्सी ग्रुप अटैच्ड हैं, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? IUPAC 1,2 डाइमिथोक्सी इथेन। ठीक है, अब अगला कंपाउंड आपको दिख रहा है, क्या ये बेंजीन का डेरिवेटिव है? जी नहीं, ये बेंजीन का डेरिवेटिव नहीं है। ये बेंजीन कब होता? जब यहाँ पर बीच में एक रिंग होती, तो ये बेंजीन होता। ये बेंजीन नहीं है, बल्कि साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव है। अब इसमें
ये भी चीज़ ध्यान रखना कि ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है और ये इथॉक्सी ग्रुप है। ये तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर किए गए हैं। भले ही ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये प्रायोरिटी के अंदर इसका कोई रोल नहीं है। प्रायोरिटी इसको तभी मिलेगी जब अल्फ़ाबेट में इसका नाम ऊपर आएगा। अदरवाइज तो जैसा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको हम प्रायोरिटी बेसिस में ऊपर लेते हैं, या एल्डिहाइड ग्रुप है या कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये लास्ट ईयर हमने पढ़ा हुआ है प्रायोरिटी ऑर्डर। लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर में ईथर वाले जो ग्रुप्स हैं उनका कहीं प्रायोरिटी ऑर्डर में नंबर नहीं आता है, केवल सब्स्टिट्यूएंट मान करके अल्फ़ाबेटिकली इसको कंसिडर किया जाता है। अब इसमें नंबरिंग करनी है तो कार्बन नंबर 1 ये वाला होगा जिस पर 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं, और कार्बन नंबर 2 ये वाला होगा। ठीक है, अब इसकी नेमिंग करोगे तो नेमिंग में पहले हम इसका नाम लिखेंगे कार्बन नंबर 2 पर इथोक्सी ग्रुप अटैच्ड है इसलिए 2 इथोक्सी, उसके बाद में कार्बन नंबर 1 पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो क्या हो जाएगा ये 2 इथोक्सी 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो नेमिंग है समझ में आई होगी। अब ये जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इनके सॉल्यूशन भी साथ में हैं, इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस भी हैं। आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स भी करने हैं और इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस भी करने हैं, है ना। अब नेक्स्ट जो हेडिंग आ रहा है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं तीनों, यानी अल्कोहल वाला, फिनोल वाला और ईथर वाला, ये तीनों की स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश करें। अब ये स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। पहली जो स्ट्रक्चर है वो मिथेनॉल की हम समझने की कोशिश करें। देखिए मिथेनॉल फार्मूला आपको पता है CH3OH होता है। तो CH3 ग्रुप कौन सा है, ये मिथाइल ग्रुप ये वाला है, ठीक है, और OH ग्रुप ये वाला हो गया। ओवरऑल इसकी स्ट्रक्चर को देखोगे, समझने की कोशिश करो। ये कार्बन है, इस पर sp3 हाइब्रिडेशन है, इस ऑक्सीजन पर भी sp3 हाइब्रिडेशन है। वाटर के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को ध्यान में लाओ, वो भी कुछ ऐसी ही है। आप इमेजिन कर लो कार्बन की जगह हाइड्रोजन है, बाकी और कोई हाइड्रोजन है नहीं, 2 हाइड्रोजन होती है यहाँ पे। तो वाटर के मॉलिक्यूल की ही स्ट्रक्चर होती है जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। यहाँ आपको पता लग रहा है कि ऑक्सीजन के साथ में 2 लोन पेयर हैं, और अगर दोनों हाइड्रोजन होते तो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल होता, लेकिन यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। उस मिथाइल ग्रुप में कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। और एक खास बात, यहाँ ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, इस बॉन्ड की लेंथ 142 पिकोमीटर है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा ऑक्सीजन पर ये जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, तो लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होता है, और उसके बाद में लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ में भी रिपल्शन होता है। तो उसी वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है ये हल्का सा श्रिंक हो जाता है, जो मिथेन का एंगल होता है उससे थोड़ा सा ये कम हो गया या रिड्यूस हो गया। फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसकी बॉन्ड लेंथ 96 पिकोमीटर है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो 142 पिकोमीटर है। अब हम ये फिनॉल के अंदर इस स्ट्रक्चर को देखें तो फिनॉल में भी यहाँ मिथाइल के बजाय फिनाइल ग्रुप है। जो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है उसके बजाय यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप आ गया। तो फिनाइल ग्रुप में जिस कार्बन के साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये बात तो आपको पता है कि बेंजीन में सारे के सारे कार्बन पर sp2 हाइब्रिडेशन होता है, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन है इस पर भी sp2 हाइब्रिडेशन है, और उसके साथ में जो ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और sp2 हाइब्रिडेशन हो जाने की वजह से बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। यानी यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ कितनी थी, 142 पिकोमीटर थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कम हो गई। क्यों? क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। और आपको पता है सिंगल बॉन्ड के बजाय डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, और ट्रिपल बॉन्ड की और उससे भी कम होती है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का लगभग इसके बराबर ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हम ये जो कंपैरिजन करें इसको ईथर के साथ में, तो ईथर वाले केस में
आपको पता है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन अटैच्ड होना कंपलसरी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों ही मिथाइल ग्रुप इसके साथ में अटैच्ड हैं। जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन और ऑक्सीजन की वो 141 पिकोमीटर, जो कि आपने अभी देखा था अल्कोहल वाले केस में, अप्रोक्सीमेट उसके सिमिलर ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रीज़न क्या है, यहाँ पर इस कार्बन पर और इस कार्बन पर दोनों पर ही sp3 हाइब्रिडेशन है और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही होता है, उसमें कोई डबल बॉन्ड का कैरेक्टर नहीं आता है। लेकिन बॉन्ड एंगल पर अगर आप ध्यान दोगे तो जैसा कि आप फिनोल वाले केस में देख रहे थे और अल्कोहल वाले केस में वो अप्रोक्सीमेट 109 डिग्री था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये बढ़ गया 111.7 डिग्री। और यहाँ पर तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन वाला फैक्टर भी काम नहीं कर रहा है। रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो दोनों बॉन्ड जो हैं ये बल्की ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो इनकी बल्कीनेस की वजह से रिपल्शन होता है, तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। बाकी तो आपको पता है ये वाला जो ऑक्सीजन है इस पर भी sp3 हाइब्रिडेशन है और इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं, वाटर के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होती है, बस वैसा ही आप इमेजिन कीजिए। तो बच्चों आज हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। आप इसको पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, जो जो भी अभी तक पढ़ाया है नोट्स बनाइए और मुझे सेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी अटेंडेंस लिखना ना भूलें।